अमेरिकन कंपनी है, सबसे हाई सेल्स हैं, बट क्या ये सिक्योर है? तो कुल 2400 के करीब लोग हवाई यात्राओं में क्रैश के शिकार हुए। सर, क्रैश के रीजंस क्या होंगे? रीजंस क्या होते होंगे? किसी भी एयरप्लेन को अगर कोई एयरप्लेन क्रैश होता है तो उसके कितने रीजंस होते हैं? अगर एक दशक देखें 2015 से 2024 तक का, तो कुल 2400 के करीब लोग हवाई यात्राओं में क्रैश के शिकार हुए। क्योंकि एयरबस इज वन ऑफ द सेफेस्ट, वहीं बोइंग के साथ में इतने सारे केसेस हो रहे हैं। और मे डे 3 बार जो पायलट ने एटीसी को सिग्नल दिया। इस क्या ऐसा चीज है जो ये लोगों को इतना क्यूरियस बना रही है जानने के लिए? जहाजों में हादसे एयरबस के कम हैं बोइंग के बनस्पत। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं कुदरत स्टूडियोज का एक और पॉडकास्ट। दोस्तों, 12 जून एक ऐसा इंसिडेंट जिसने हम सबको रोने पे मजबूर कर दिया। एक ऐसा एयर इंसिडेंट जो पता नहीं किस रीज़न से हुआ, बट हम सब दिल से उन पैसेंजर्स को याद करेंगे, दिल से उन पैसेंजर्स को दुआ करेंगे उनके लिए कि वो जहाँ पे भी हैं खुश हों, सुकून में हों। एक्स सीएम ऑफ गुजरात उसमें चले गए, इतने सारे पैसेंजर्स उसमें चले गए। किसी की बेटी की लास्ट फ्लाइट थी, लंदन की वो फ्लाइट, लंदन जाना सबका ड्रीम होता है, वहाँ तक वो फ्लाइट पहुँच भी नहीं पाई। टेक ऑफ करते ही उस फ्लाइट का इंजन फेलियर हुआ और वो एक हॉस्टल पे जाके, मेडिकल हॉस्टल पे जाके गिरी, जहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे। बिना किसी गलती के, बिना किसी चीज़ की एक इतनी बड़ी सज़ा मिली गई। उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ है कर्नल अनुपम जी, जो एक्स आर्मी ऑफिसर हैं। वो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह के यूजेस होते हैं एयरप्लेन के, बोइंग 787 के। सर, वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू अमर। सर, बोइंग 787 एक हार्ड टॉपिक है टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे इसमें पॉइंट्स रहे हुए हैं, एक्स पॉइंट्स भी हैं, जिनमें इनके स्टिंग ऑपरेशन में इनके ऑनर की डेथ हो जाती है। बार बार अपन को पार्किंग में मरा हुआ मिला कोई आदमी। अमेरिकन कंपनी है, सबसे हाई सेल्स हैं, बट क्या ये सिक्योर है? आपने जो पूछा क्या ये सिक्योर है, या अगर मैं कहूं कि क्या हवाई यात्रा सुरक्षित है, जी हां, अवश्य। अगर आप देखें तो पिछले एक दशक में तकरीबन 1.25 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए हैं। ट्रेन एक्सीडेंट में भी हजारों में लोग मरे हैं। मगर अगर एक दशक देखें 2015 से 2024 तक का, तो कुल 2400 के करीब लोग हवाई यात्राओं में क्रैश के शिकार हुए। तो हवाई यात्रा बाकी सारी यात्राओं के मुकाबले में आज भी सुरक्षित है। सवाल यह है कि अगर सुरक्षित है तो फिर इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ? इस हादसे की तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो इसकी सही वजह है वो भी देश के सामने जल्दी आएगी। परंतु अगर आप देखें तो 2 बड़ी कंपनियां हैं जो कि सारे दुनिया भर के देशों के एयरलाइन कंपनीज को अपने जहाज बेचती हैं, लीज पर देती हैं या किराए पर देती हैं, जो भी आप कहें। वो है एक यूरोप की, जो फ्रांस में जिसका प्रोडक्शन प्लांट है एयरबस, और दूसरी है अमेरिका की, वॉशिंगटन में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन प्लांट है बोइंग का। यही 2 कंपनी हैं जिनके जहाज सबसे ज्यादा उड़ते हैं दुनिया में। ड्रीम लाइनर जिसकी आपने बात की 787 की, इससे पहले इतना बड़ा हादसा इसका भी नहीं हुआ था। और ये सोचनी है कि आखिर यह हादसा हुआ क्यों। सर, क्रैश के रीजंस क्या होंगे? रीजंस क्या होते होंगे? किसी भी एयरप्लेन को अगर कोई एयरप्लेन क्रैश होता है तो उसके कितने रीजंस होते हैं? मेरे हिसाब से 5-6 रीजन मुख्य वजह होती हैं जिससे कि कोई एयर क्रैश हो सकता है। नंबर 1, पायलट की गलती, जो अमूमन हर एयर क्रैश के बाद आ जाता है कि पायलट की गलती। कोई भी ये नहीं कहता कि एयरलाइन के किसी वजह से प्रोडक्शन में या किसी और वजह से गलती थी। यहां पर अगर आप देखें तो जहाज रनवे पर बिल्कुल सही चला, जहाज ने नोज ऊपर करके टेक ऑफ बिल्कुल सही किया, मगर उसके बाद 35-40 सेकंड के बाद उसकी थ्रस्ट खत्म हो गई, वो नीचे आना शुरू हुआ और मे डे 3 बार जो पायलट ने एटीसी को सिग्नल दिया
इससे पहले कि कुछ और पायलट अपनी तरफ से कर पाता, वो जहाज क्रैश हो गया। तो पायलट, दोनों पायलट का अगर आप देखें तो तकरीबन 11,000 घंटे वो उड़ान का उनका एक्सपीरियंस है। तो ये कहना कि जो आदमी 8,000 से ऊपर, आप अगर अमर ध्यान दें तो यहां से 9.5 घंटे की, 10 घंटे की यात्रा है लंदन की, और 8,600 घंटे अगर उसके एक्सपीरियंस है, तो सोचिए कितनी इंटरनेशनल फ्लाइट उसने की है। पायलट से गलती होगी ये सोचना मुश्किल है, खासकर जबकि वो पायलट सब्बरवाल जो है वो खुद पायलट ट्रेनर रहा हुआ है, पायलट की ट्रेनिंग कर चुका है जीवन में। तो इसको मैं नेगेट करता हूं कि बहुत कम चांसेस है मेरी सोच में। दूसरा, एटीसी की गलती हो सकती है। यहां एटीसी की भी गलती नहीं, क्योंकि टेक ऑफ हुआ, सामने से कोई मिड एयर कोलिजन नहीं है, कोई और जहाज, हेलीकॉप्टर या ऐसी चीज नहीं आ रही है सामने से जो दिखे वीडियो में। हाँ, एटीसी की गलती थी, दिल्ली एटीसी की। अगर आपको याद है तो एक 96 में या कुछ ऐसे मिड एयर कोलिजन हुआ था दादरी के ऊपर, जिसमें सऊदी अरेबिया का बोइंग और शायद कजाकिस्तान का IL-76 टकराए थे, और 300 कुछ लोग दोनों जहाजों के मृत मिले थे क्रैश में। एटीसी की गलती थी, यहां एटीसी की गलती भी नहीं दिखती। तीसरा, इनक्लेमेंट वेदर, कोई बर्फ नहीं पड़ रही थी, कोई बारिश नहीं थी, कोई आंधी नहीं था, बिल्कुल अमूमन 30-33 डिग्री टेम्परेचर था, कोई ऐसी बारिश नहीं थी। तो इसको भी नेगेट किया जा सकता है। चौथा हो सकता है कि क्या इसकी मेंटेनेंस हिस्ट्री जहाज की खराब थी, कि जहां लैंड करता था वहां इस पे मेजर रिपेयर करने पड़ते थे। तो वो हिस्ट्री से पता लग जाएगा, जो कि अभी तक खबरों में नहीं आया। तो मेंटेनेंस हिस्ट्री भी इसकी कोई खास वजह अभी तक नजर नहीं आ रही। पांचवा, अगर आप कहें तो इंजन फेलियर, चाहे बोइंग हो या वो एयरबस हो, दोनों बड़ी कंपनियां जो जहाज बनाती हैं, हवाई जहाज, वो इंजन खुद नहीं बनाती। इंजन या तो रोल्स रॉयस का लगता है, या GE का लगता है, या एक प्रैट करके कंपनी उसका है। यही सारी जहाज में यही इंजन है। और ड्रीम लाइनर के अंदर, जो अब तक ड्रीम लाइनर चल रहे हैं दुनिया में 100 से ऊपर, उसमें अगर आप देखें तो ये इंजन 5 करोड़ घंटे से ऊपर की फ्लाइट कर चुका है, और किसी भी इंजन में, किसी भी जहाज के कोई तकलीफ नहीं आई। तो चांसेस कम है कि ये इंजन की फेलियर हो, और दोनों इंजन एक साथ फेल हो, चांसेस कम लगते हैं, मगर कुछ भी मुमकिन हो सकता है। तो आखिरी बचता है, क्या ये सैबोटाज था? क्या किसी हैकर ने इसके सिस्टम को टेक ओवर किया और पायलट के कंट्रोल्स फेल हो गए, वो उसमें कुछ भी नहीं कर पाया? छोटा सा उदाहरण, हमारा लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो हमारे पास है वो हैक हो जाता है, हम लाचार हो जाते हैं, स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है, और हमारी कोई भी की काम नहीं करती। इसी तरह ये फ्लाई बाय वायर हवाई जहाज है, इनमें मैनुअल खींचातानी लीवर्स की नहीं है, इसमें सब बटन दबाना है और हर एक चेक है। यहां तक कि जितने चेक्स जहाज करता है फ्लाइट से पहले, वो सब भी ऑटोमेटेड है। तो ऐसी हालत में क्या कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है कि किसी हैकर ने इस सिस्टम को हैक कर लिया हो और पायलट हेल्पलेस हो, कि उसका कोई भी की फंक्शन कंट्रोल नहीं कर रहा है? अगर इसके थोड़ा गहराई में जाएं तो आपने जो कहा था वो सच है कि एक एम्प्लॉय था जिसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जिसका बड़ी मिस्टीरियस, संदेहजनक स्थिति में उसका शव मिला था पार्किंग एरिया में, बोइंग का एम्प्लॉय था। उसके बाद एक और सैम सलापोर करके इनका एम्प्लॉय था, 2024 में उसका बयान छपा था, शायद न्यूयॉर्क टाइम्स में और CNN में, कि इसके बनाने में कई शॉर्टकट लिए गए हैं, और एक दिन ये जहाज बड़े कैटास्ट्रॉफ उसका इस्तेमाल किया शब्द था, कारण बन सकता है। उससे थोड़ा पहले देखें तो जैक हिगिंस करके जो चीफ एडिटर हैं डार्क रीडिंग की, उनका 7 अगस्त 2019 को एक आर्टिकल था जिसमें उन्होंने लिखा था कि 787 जो है वो प्रोन है किसी भी साइबर हैकर के लिए उसके कंट्रोल सिस्टम को टेक ओवर करने के लिए। ये एक रिसर्च के द्वारा पता लगा था। तो इतना जब लिखा जा रहा है तो हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस पर ध्यान दें और सत्य को सामने लाएं कि आखिर क्या वजह है। मगर क्या सत्य पूरा सामने आ पाएगा? क्या जो परिजन मरे उन्हें पता लगेगा, उनके घर वालों को,
कि वाकई असली वजह क्या थी एयर क्रैश की, ये देखना पड़ेगा। सर आपने हमको बताया कि दो मेजर कंपनीज हैं जो इनकी बॉडी डेवलप करती हैं, एक एयरबस हो गया, एक अपना बोइंग हो गया। क्या मेजर डिफरेंस है दोनों कंपनीज के बीच में? क्योंकि एयरबस इज वन ऑफ द सेफेस्ट, वहीं बोइंग के साथ में इतने सारे केसेस हो रहे हैं, सेकंड और थर्ड जो भी मैं कह रहा हूँ लिमिटेड है, मैं नहीं कहता कि फ्रीक्वेंट अपना एयर क्रैश है, फ्रीक्वेंट एयर फेलियर्स हैं, बट जो भी हैं उनमें फर्स्ट और सेकंड नेम में बोइंग होता है, ऐसा क्यों? जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट हैं वो बोइंग बना रहा है। ड्रीम लैंडर वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है, अगर आप देखते हैं उसमें 2, 3, 4 आयल्स तक हो सकते हैं। हादसे अगर आप देखें तो दुनिया के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो बताते हैं कि जहाजों में हादसे एयरबस के कम हैं बोइंग के बनस्पत। कुछ समय पहले ही बोइंग के सीईओ को भी हटाया गया था क्योंकि अमेरिका में एक उड़ान के दौरान बोइंग का डोर का नट, शायद नट्स निकल गए थे और एक डोर पैनल बाहर आ गया था। तो उस हादसे में उनके सीईओ को सेनेटर्स ने काफी प्रश्न पूछे थे और उसके बाद उसको रिजाइन करना पड़ा था। तो हाँ, अगर कहें तो बोइंग के ज्यादा हादसे हैं, बाकी एयरक्राफ्ट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बोइंग की ज्यादा है, एयरबस की तकरीबन उससे कम है। मैं मानता हूँ, फॉर एन एग्जांपल अपन ये कहें कि हाँ बोइंग इज अनसेफ फॉर द ट्रैवलिंग पर्सन्स, बट वो सबसे ज़्यादा कैरी करने वाला एयरक्राफ्ट है, तो जो रिस्क डाल रहा है लोगों के ऊपर वो सबसे ज़्यादा भी तो, सबसे ज़्यादा लोगों पे भी तो उसी का पड़ रहा है ना। मैं इतना बड़ा तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, विशेषज्ञ नहीं हूँ कि कह सकूं, मगर अगर इतने सारे देश बोइंग पर, तकरीबन 37 है कुछ देश हैं जिनके पास बोइंग है, 787 है, तो अगर उन्होंने भरोसा किया है तो उनके जो एक्सपर्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं इस विषय के, उन्होंने सब देखने के बाद ही इस जहाज को लिया होगा। मगर हाँ, ये चिंता का विषय है कि बोइंग 787 में ये 2-3 हादसे जो हो चुके हैं वो क्यों हो रहे हैं और क्या ये जहाज सेफ है, ये विशेषज्ञ ही बता सकते। ये ब्लैक बॉक्स क्या है, मतलब क्या ऐसा चीज है जो ये लोगों को इतना क्यूरियस बना रही है जानने के लिए? हर जहाज के अंदर ये चीज होती है जिसका आप नाम ले रहे हैं ब्लैक बॉक्स। तो क्या ये ब्लैक कलर का होता है? नहीं, अमूमन ऑरेंज रंग का होता है। अब ब्लैक बॉक्स इसको क्यों कहते हैं? जहाज में जितनी भी बातें होती हैं या डेटा रिकॉर्ड होते हैं या फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड होते हैं उड़ान के दौरान, वो सब इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसमें 2 हिस्से होते हैं, एक वॉइस रिकॉर्डर कि कॉकपिट के अंदर पायलट को पायलट के बीच में, या पायलट्स का एटीसी से, या किसी बराबर में उड़ते किसी और जहाज से कोई भी अगर संपर्क है और क्या बात हो रही है वो उसमें पूरा रिकॉर्ड होगा। तो इस हादसे में 787 के पायलट्स ने आपस में क्या बात की उस 1-1.5-2 मिनट में, क्या पैनिक था, क्या प्रॉब्लम थी, क्या पायलट दूसरे को बता रहा था, या एटीसी से क्या बात हुई, एटीसी ने क्या बोला, वो रिकॉर्ड होगा। दूसरा है डिजिटल डेटा रिकॉर्डर, उसमें हजारों चीजें, जहाज की स्पीड, ऑल्टीट्यूड, बाकी उसके सारे सिस्टम्स ठीक रन कर रहे हैं, उसका हाइड्रोलिक सिस्टम ठीक है कि नहीं, उसके जितनी भी जहाज से संबंधित चीजें हैं वो सारे डेटा उसमें हजारों की तादाद में रिकॉर्ड होते हैं। तो जब इस ब्लैक बॉक्स जो मिल गया है उसको जब डिसाइफर किया जाएगा, उसको समझा जाएगा और वॉइस रिकॉर्डर से सुना जाएगा, तब पता लगेगा कि कहां क्या प्रॉब्लम, क्या फ्यूल आने रुक गया था, क्या इंजन बर्ड हिट से बंद हो गए थे, क्या कोई भी की कंट्रोल काम नहीं कर रहा था। तो उनकी वॉइस रिकॉर्डर से आपस की और एटीसी से क्या बात हुई और क्या सिस्टम की मौजूदगी क्या बता रहा है कि कौन कौन से सिस्टम फेलियर हुए, क्या इलेक्ट्रिसिटी फेल हुआ, क्या कीज ने काम करना बंद कर दिया, क्या उसके फ्लैप्स और स्लैट्स गलत डायरेक्शन में पायलट ने किए जैसी कुछ खबरें चल रही हैं, ये सब हमें ब्लैक बॉक्स से पता लगे। दैट इज व्हाट ब्लैक बॉक्स इज। जी हाँ, ये दो जो चीजें मैंने बताया, वॉइस रिकॉर्डर और डिजिटल डेटा रिकॉर्डर, ये दोनों चीजें ब्लैक बॉक्स के अंदर होती है और जहाज में बिल्कुल सेफ जगह रखा जाता है, तकरीबन जहाज के पीछे की तरफ इसको जो है हाउस किया जाता है। और एक्सीडेंट में जब ये आसपास की जगह को ढूंढ के
या जहाज के अंदर ही अगर रह गया है, इसको निकाला जाता है और फिर असली तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो। जैसे ब्लैक बॉक्स है ना, वैसे ही एक साइमल्टेनियसली एक और चीज चल रही है, 11A सीट। ड्रीम लाइनर के अंदर 11A सीट जो है, और भी हैं इसके अलावा 11A और 11F, ये दो इमरजेंसी डोर्स के पास, ABC इधर, DEF इधर। अगर आप जब भी आपको याद हो तो एयर होस्टेस जब शुरू में अपनी हिदायतें देती है पैसेंजर्स को, तो जो लोग बैठे हैं इन सीट्स के पास उनको बताती है कि क्या आप में इतनी ताकत है। वृद्ध आदमी को नहीं बैठने देखते कि इस तरीके से इसको खोलना है इमरजेंसी में, जब हम कहेंगे, अपने आप नहीं खोलना है। इमरजेंसी डोर जो है, जहां तक लग रहा है, जो उस व्यक्ति ने जो जीवित बचाया 11A का, लंदन का शायद रहने वाला है, विश्वास, उसने कहा कि भाई मैं सीट के साथ बाहर फ्लाई कर गया, डोर खोल गया और मैं सीट के साथ बाहर फेंक दिया गया। लोग कुछ इस इमरजेंसी सीट के पास अब बैठने के लिए ज्यादा प्रयास करेंगे कि भाई हमें यही सीट चाहिए बुकिंग में, हो सकता है सबको, हो सकता है, मगर एक नहीं, इसमें 4 इमरजेंसी डोर हैं और 4 अमूमन बाकी डोर हैं, 8 या 10 डोर होते हैं। तो ऐसी हालात में कुल एक ही इमरजेंसी डोर जो है, उसी का एक व्यक्ति बचा है। तो हाँ, हास्यास्पद है कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। सर, भगवत गीता नहीं जल पाई उसमें। हाँ, ये भी सुनने में आ रहा है, भगवत गीता नहीं जल पाई। देखिए, अब इसके बारे में भी तरह तरह की भावनाएं और तरह तरह की बातें आई। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन आवर स्टूडियो। आपने हमको नोन फैक्ट्स, अननोन फैक्ट्स बताए अबाउट बोइंग 787। किस तरीके से 11A का मिथ आपने दूर किया कि एक सीट नहीं और भी बहुत सारी सीट्स हैं। ब्लैक बॉक्स के बारे में हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर स्टूडियो। होप करते हैं कि आगे ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होगा जहाँ पे इतनी बड़ी जान हानि होगी। उसी के साथ थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अमर, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके इस पॉडकास्ट पे आकर। थैंक यू। थैंक यू सर।